तो देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन जो बिल है उसको कैबिनेट की ओर से तो हरी झंडी मिल गई है, लेकिन कुछ राजनेता ऐसे हैं जो राजकोषीय धन बचाने और तमाम जितने भी सरकारी वाहन हैं, सरकारी सुविधाएं हैं, उनके इस्तेमाल को एक वक्त पर करने से रोकने के लिए पूरी कोशिश करें। देखिए रिपोर्ट। वन नेशन वन इलेक्शन को आज मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। एक देश एक चुनाव के लिए कमेटी बनाई गई, जिसकी चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। कमेटी की रिपोर्ट मोदी कैबिनेट के सामने पेश की गई, जिसके बाद उसे सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। आज यूनियन कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में ही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया था। वहीं पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया था कि मोदी सरकार के इसी कार्यकाल में देश का ये सबसे बड़ा चुनाव सुधार लागू हो जाएगा। कल ही मोदी सरकार के तीसरे टर्म के 100 दिन पूरे हुए थे और आज मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेकर विपक्षी दलों को चौंका दिया। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनी कमेटी ने 191 दिनों तक कई विशेषज्ञों और राजनीतिक दलों के लोगों से चर्चा की। चर्चा के बाद 18,626 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की गई। इसमें सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाकर 2029 तक करने का सुझाव दिया गया, जिससे अगले लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा के चुनाव कराए जा सके। मोदी सरकार कोई भी फैसला ले और उस पर विपक्ष सवाल न खड़ा करे, ऐसा कैसे हो सकता है? कांग्रेस के कई नेता जहां इस फैसले को समझ से बाहर बता रहे हैं, वहीं इस फैसले को लागू करने में आने वाली परेशानियों का जिक्र कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर केंद्रीय कैबिनेट के फैसले का सबसे ज्यादा विरोध क्षेत्रीय पार्टियां कर रही हैं। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जहां सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वहीं जेएमएम की महुआ मांझी और क्षेत्रीय दलों निर्दलियों का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन के एआईएमआईएम पार्टीज के खिलाफ थी, है और रहेगी। अगर पार्लियामेंट में लेकर आएंगे हम उसका अपोज करेंगे। तो नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहे और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। आप सोचिए कि अगर इस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो जो रीजनल पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो निर्दलीय लड़ते हैं, ऐसे कैंडिडेट्स का क्या होगा? क्योंकि एजेंडा सेट होता है, लोकसभा का अलग रहता है, विधानसभा का अलग रहता है। हर राज्य में, जैसे झारखंड में स्थानीय मुद्दे अलग हैं, जो कि विधानसभा में उसके आधार पर जनता वोट करती है, कैंडिडेट को देखकर करती है, और लोकसभा में बस वहाँ पर दिल्ली में जो बैठे हैं बस उनको देखकर दे देते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था लागू करने में चुनौतियां भी कम नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है संविधान और कानून में बदलाव करना। एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसके बाद इसे राज्य विधानसभाओं से पास कराना होगा। वैसे तो लोकसभा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल तक का होता है, लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा भंग होती है तो एक देश एक चुनाव का क्रम कैसे बनाया जाएगा? देश में ईवीएम और वीवीपैट से चुनाव होते हैं, जिनकी संख्या सीमित है। अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए तो इन मशीनों की भारी तादाद में जरूरत पड़ेगी। साथ ही जरूरत होगी प्रशासनिक अफसरों और सुरक्षा बलों की। सूत्रों की माने तो इन सभी समस्याओं का हल कोविंद कमेटी के 18,626 पन्नों की रिपोर्ट में दिया गया। लेकिन देखना ये होगा कि क्या विपक्षी दल कमेटी के सुझावों से सहमत होते हैं या इस मुद्दे पर नई सियासत देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सरकार ने जिस वन नेशन वन इलेक्शन के रास्ते को चुना है वो रास्ता बहुत सरल नहीं है। चुनौतियां क्या क्या हैं? दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर तो इसमें सबसे पहले संविधान में आपको संशोधन करने की आवश्यकता होगी। बिल को राज्य की विधानसभाओं में भी आपको पास करवाना होगा। उसके बाद आप वन नेशन वन इलेक्शन को लागू कर सकते हैं। सभी राज्यों में एक विधानसभा का क्रम बनाना होगा, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल होता है। देश में
जिसमें ईवीएम और वीवीपैट की संख्या बहुत सीमित है। इस संख्या को भी आपको बड़ी मात्रा में बढ़ाना होगा। सरकारी मशीनरी की और संख्या बल को भी बढ़ाने की जरूरत होगी। वन नेशन वन इलेक्शन में आधारभूत ढांचा जो है वो आपको तैयार करना होगा और इस ढांचे को इतना मजबूत बनाना होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन में किसी भी तरह की चुनौतियां अगर आए तो उससे निपटा जा सके। बिल्कुल वैभव, अभी तक आप वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र कर रहे थे, इसको लेकर भी राजनीति हो रही है, लेकिन इधर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर भी खूब राजनीति हो रही है। हालांकि आज 2 दिवसीय जेपीसी की बैठक है और आज इस बिल को स्टेक होल्डर्स के सामने रखा जाएगा। 2 दिवसीय दिल्ली में बैठक होने जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी लगातार बयानबाजियां हुई हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के तमाम सवाल उठाए गए हैं। हालांकि बार बार इस संशोधन में फर्क भी बताया गया है कि इस संशोधन के आने के बाद से कितने बड़े बदलाव होंगे। कोई भी किसी भी जमीन पर अब हक नहीं जमा पाएगा। तो ऐसे में अब ये बड़े बदलाव के चलते जेपीसी की बैठक भी होनी है, स्टेक होल्डर्स के सामने बिल रखा जाएगा। चर्चित वक्फ संशोधन बिल को लेकर आज जेपीसी 2 दिनों की अहम बैठक करने जा रही है। यह बैठक आज से दिल्ली में शुरू होगी। बैठक में वक्फ संशोधन विधेयक को स्टेक होल्डर्स के सामने रखा जाएगा। यह अहम बैठक संसद भवन परिसर में सुबह 11 बजे होगी। 2 दिनों की इस बैठक में पटना के चांसलर प्रोफेसर फैजान मुस्तफा, पसमानदा मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि अपनी राय रखेंगे। साथ ही इस बैठक में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधि के सुझाव भी सुने जाएंगे। वहीं 20 सितंबर यानी कल बैठक में ऑल इंडिया सज्जा दानशील काउंसिल के प्रतिनिधि भी समिति के सामने अपनी बात रखेंगे। जेपीसी को अब तक 84 लाख सुझाव मिले हैं और 70 बॉक्स में लिखित सुझाव आए हैं। कई मुस्लिम संगठनों ने वक्फ बिल पर आपत्तियां जताई हैं। वक्फ बिल पर पहले 3 दिनों की बैठक होनी थी, लेकिन गणेश चतुर्थी और ईद ए मिलाद होने के कारण बैठक 18 सितंबर को नहीं हो सकी थी और अब बचे हुए 2 दिनों में इस बिल को लेकर चर्चा की जाएगी। तो इन तमाम चर्चाओं के बीच अब आगे बढ़ेंगे और बात कोलकाता रेप मर्डर कांड से जुड़ी बड़ी खबर की करेंगे। दरअसल डॉक्टरों और सरकार के बीच जो बातचीत दूसरे दौर की हुई वो तकरीबन 2.5 घंटे चली और इस बातचीत का पूरा सार क्या रहा, दरअसल अगर ये हम आपको बताएं तो डॉक्टरों का ये कहना है कि वो प्रदर्शन जारी रखने के लिए मजबूर हैं। सभी मांगों पर अभी सरकार से सहमति नहीं बनी है। करीब 2.5 घंटे की बैठक जिसमें अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। यानी कि कोलकाता रेप मर्डर केस में डॉक्टरों ने प्रदर्शन अभी खत्म ना करने की बात कही है और ममता बनर्जी का जो कहना था कि सभी मांगे लगभग मान ली गई हैं, डॉक्टरों का यह कहना है कि सभी मांगों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है और यही वजह है कि डॉक्टर प्रदर्शन जारी रखने को लेकर मजबूर हैं। तो बड़ी खबर उस बीच आपको बता दें, पश्चिम बंगाल से जुड़ी ये बड़ी खबर है। डॉक्टरों और सरकार के बीच 2.5 घंटे की ये दूसरे दौर की बैठक, दूसरे दौर की बातचीत में यह तय किया गया कि अब आगे स्थितियां क्या कुछ होंगी और अपनी इस लड़ाई को और कितना मजबूत करना है।